गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज हमारा जो है हिंदी रीडर में चैप्टर 9 है प्रकृति और हम। यहां से हमारा जो है फाइनल टर्म स्टार्ट है। क्लियर। अब जो है हमारा चैप्टर है प्रकृति और हम देखेंगे इस चैप्टर के माध्यम से कि लेखक जो है प्रकृति और अपने बारे में क्या क्या बता रहा है। पहले हम पाठ प्रवेश के माध्यम से देख लेते हैं। मानव के विकास में प्रवृत्ति का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ये हम सभी जानते हैं कि प्रकृति का जो है हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि प्रकृति के बिना हम कुछ भी नहीं है। प्रकृति के बिना हमारा अस्तित्व नहीं हो सकता, ये मैंने अभी आपको बताया है। यही कारण है कि वेदों में प्रकृति के रूप का यशोगान किया गया है। यशोगान यानी कि उसको जो है गाया गया है कि प्रकृति हमारे लिए क्या है। कवि, लेखक आदि अन्य मानवगण सभी प्रकृति की लीला से चमत्कृत होते हैं। आप कभी कहीं जाते हैं तो एकाग्र भाव से प्रकृति के मनोहारी रूप से आकर्षित होते हैं। कहने का तात्पर्य है बेटा, जब भी हम कहीं किसी पहाड़ी क्षेत्र पर या वैसे कहीं घूमने के लिए जाते हैं तो वहां जो है प्रकृति के दृश्यों को बहुत ही जो है ध्यान से देखते हैं और उनकी तरफ हम आकर्षित होते हैं, यानी कि वो हमारा ध्यान खींचते हैं अपनी तरफ। काका कालेकर जो कि इस चैप्टर के लेखक हैं, प्रकृति का सानिध्य समग्रता से अनुभव करते हैं। अब जो काका कालेकर जो इस चैप्टर के जो लेखक हैं बेटा, वो जो है प्रकृति को जो है बहुत ही करीब से जो है अनुभव करते हैं। अब यहाँ देखते हैं, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ये हम सभी जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, क्योंकि वो समाज में रहता है और समाज से बाहर उसका कोई अस्तित्व नहीं है। वह जैसे ही धरातल पर जन्म लेता है, धरातल का अर्थ होता है प्रकृति, यानी कि पृथ्वी हमारी जो है, अपने आप को एक विशेष प्रकार के आवरण से घिरा हुआ महसूस करता है। आवरण होता है जो चारों ओर से ढका हुआ होता है, जैसे पेड़ पौधे, फूल, पत्तियां, जमीन और हमारे आसपास हमारे जो है पेरेंट्स, जो भी हमारे मिलने जुलने वाले हैं, तो इस तरीके से जो है वो चारों ओर से घिरा हुआ होता है तथा उसके चारों तरफ जो कुछ भी मौजूद होता है उसका सेवन करता है। क्या आप जानते हैं यह विशेष प्रकार का आवरण क्या है? यह विशेष प्रकार का आवरण जो है बेटा वो है वातावरण, जो प्रकृति के सानिध्य है। सानिध्य का मतलब होता है यानी कि समीप, यानी कि इस प्रकृति की समीपता से बनता है। जरा कल्पना कीजिए, ये पेड़ पौधे, ये बादल, कोहरा। कोहरा होता है जो फोग होता है, जो सर्दियों के मौसम में सुबह के टाइम पर जो बिल्कुल धुआं धुआं सा जो चादर सी छाई रहती है, उसको हिंदी में कोहरा बोलते हैं और इंग्लिश में उसको फोग बोलते हैं। तथा बर्फ के शिखर, इनसे मेरा क्या लेना देना? इनके दर्शन और सहवास के लिए मैं क्यों तरसता हूं? इन पहाड़ों को देखने से क्या मिलता है? ऐसे क्वेश्चन जो है लेखक के मन में या हमारे मन में आते हैं। ये विचार अथवा आकांक्षाएं मेरे मन में कदापि नहीं उठी। कई व्यवहार कुशल लोगों ने इन्हीं शब्दों से मुझसे पूछा। इतना ही नहीं, उन्होंने इसके लिए मेरी आलोचना भी की है। काका कालेकर साहब जैसे गंभीर पुरुष, विचारक और नेता अफ्रीका के जंगलों में वहां के जानवरों को देखने के लिए घूमते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग जो एडवेंचर होते हैं वो जो है इन्हीं चीजों को जो है खोजते रहते हैं, जान जोखिम में डालते हैं। यह तो है ही, लेकिन जिंदगी के कीमती दिन इस तरह बर्बाद करते हैं। इतना ही नहीं, इस धुन का व्यवस्थित उत्साहपूर्ण वर्णन करते हुए किताब भी लिखते हैं। कहने का तात्पर्य है कि कुछ लोग जो खोज करते रहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं, तो उनके बारे में कुछ लोग कहते हैं कि ये बेकार में अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला, अपनी जान जोखिम में डालते हैं। क्योंकि जब प्रकृति को देखने के लिए जो है जाते हैं प्रकृति के बीच में, तो बेटा वहां जो है अपनी जान को जोखिम में डालते हैं, क्योंकि जंगलों में जो है बहुत ही घातक शेर, चीते, जंगली जानवर जो है वो रहते हैं। लेकिन लेखक जो है कह रहा है कि कुछ लोग तो उत्साहपूर्ण वर्णन करते हुए किताब भी लिखते हैं इनके ऊपर, प्रकृति के ऊपर। यह कुछ समझ में नहीं आता। इस तरह एक दो स्नेहियों ने कहा भी और लिखा भी है। स्नेही होते हैं जो प्यार करने वाले होते हैं। उनको क्या जवाब दूं? लेखक कह रहा है कि उनको क्या जवाब दूं? मैंने तो इतना ही कहा कि असल में इन पेड़ पत्तों और पशु पक्षियों में से ही एक प्राणी मैं भी हूं। भूल से ही आप लोगों की सयानी दुनिया में आ गया हूं।
इसलिए कभी कभी जंगल के वातावरण की प्राकृतिक परिस्थिति के लिए मैं जो है क्या तरसता हूं, यानी कि उस स्थिति को मैं देखना चाहता हूं, उस वातावरण को मैं देखना चाहता हूं, लेकिन उसके लिए मैं तरसता भी हूं। और वह जब असहाय होता है तब वहां हो आता हूं। लेखक कहता है कि जब मेरा बहुत ही मन करता है प्रकृति के करीब जाने को, तो जो है मैं बहुत बेचैन हो उठता हूं, तो इस वजह से जो है मैं वहां पर जाकर देखता भी हूं। अब देखिए, वास्तव में जब हम प्रकृति के बालक हैं, अब लेखक कह रहा है कि जब हम प्रकृति के बालक हैं, शहरी जीवन और कृत्रिम दुनिया खड़ी करके हम प्रकृति से बिछुड़ गए हैं, क्योंकि मकान आदि सब बना करके, पुल बना करके, तो जो है ना फैक्ट्रियां बना करके जो है ना हम लोग जो है अपनी प्रकृति को खत्म करते जा रहे हैं, यानी कि हम उससे बिछुड़ते जा रहे हैं। अन्यथा पेड़ पौधों के बिना हमसे रहा ही नहीं जाता। शहर में बालिशत होता है, यानी कि एक बिल्हान जो आपका जो हाथ होता है उसके बराबर भर जमीन में कृत्रिम बगीचा बनाकर 2-4 पेड़ पौधे उगाकर हम मानते हैं कि प्रकृति के साथ हमने मेल साध लिया। ऐसा नहीं है। यह तो ₹1 या 4 आने ब्राह्मण को देकर गोदान का समाधान मानने जैसा हुआ। कुदरत के बीच जब हम बालक जैसे दिखाई दें, तब कहा जा सकता है कि हमने कुछ के साथ संपर्क साधा। किसी पहाड़ के शिखर पर खड़े होकर जब एक और असंख्य शिखरों को अनेक रूप से देखता हूं, और दूसरी ओर नीचे मैदान का सुदीर्घ होता है बहुत बड़ा, यानी कि सुंदर और बड़ा विस्तार, और अंदर चमकती 2-3 नदियों के मोड़ की रेखाएं देखता हूं, तब यह विचार उठता है कि मैं एक विशाल विश्व का निवासी हूं। फिर जीवन सार्थक लगने लगता है और मैं एक तरह की कृतज्ञता को अनुभव करता हूं। यानी कि लेखक कहता है कि जब मैं कहीं पहाड़ों पर घूमने के लिए जाता हूं और मैं प्रकृति के ऐसे दृश्य देखता हूं, तो वहां जाकर के मुझे बहुत ही खुशी का अनुभव होता है। अब यहां देखते हैं, अपरिचय की भड़क मिटाने के लिए पेड़ और उनके पत्ते मेरे साथ बातें करते हैं और विश्वास पूर्वक अपने सुख दुख की गाथाएं प्रस्तुत करते हैं। कहते हैं कि पेड़ बोलते हैं, तो हम सब तो यही कहते हैं कि नहीं बोलते हैं, है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम पेड़ों के करीब जाते हैं तो साई साई की जो हवा चलती है बेटा, उससे हमें आभास होता है कि पेड़ भी जो है हमसे बातें कर रहे हैं। अब देखिए, पशु पक्षी भी मुझे एक क्षण के लिए दुश्मन के तौर पर देखने के बाद मेरी आंखों में आदमियत नहीं वरण आत्मीयता से देखते हैं। यानी कि जो जंगल में जो पशु पक्षी होते हैं, तो वो भी जो है एक बार को जब नया मानव जाता है तो उसको जो है बड़ी जो है कटीली आंखों से देखते हैं। हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम उसके दुश्मन हों। मानवता के हमारे ऊंचे ऊंचे आदर्श पशु पक्षी ही नहीं जानते, क्योंकि मानव जाति का उनका अनुभव बहुत कड़वा होता है। जैसे हम हैवानियत शब्द तिरस्कार के साथ इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही पशु पक्षी आदमियत शब्द इस्तेमाल करते होंगे। उसमें अपना सारा कड़वा अनुभव व्यक्त करते होंगे। कुछ पाले हुए कुत्ते या पक्षियों को सज्जन द्रोह करते देख वे कहते होंगे कि क्या करूं, पशु तो पशु ही है और पक्षी पक्षी। शायद आदमियत का रंग लगने से वे बिगड़ गए हैं। एक जमाना था जब देहात के और जंगल के पशुओं के साथ अपनी आत्मीयता से कुछ महसूस करता था। जब मैं सिंहगढ़ में रहता था, कवि बता रहा है कि जब मैं सिंहगढ़ में रहता था तो मैं जो है ऐसा ये सब कुछ महसूस करता था। तब पक्षी मुझे अपनाते थे, यानी कि लेखक उनको बहुत प्यार करता था, और अपने बारे में उनका विश्वास देख मुझे धन्यवाद महसूस होती थी। यानी कि जब मैं उनसे जो है अपना प्यार देखता था तो मुझे लगता था कि शायद वो मुझे धन्यवाद दे रहे हैं। हिमालय में कभी कभी नाटे मनुष्यों और जानवरों को देखकर दुख होता था और उनका सारा विषम जीवन क्रम मेरी नजर के सामने से गुजरता है। लेकिन यह तो जब तक उनको देखता हूं तब तक ही, बाकी समय तो पेड़ पत्तों से और उनके बीच से रास्ता निकालने वाले झरनों से अपनी आत्मीयता जागती है। और फिर जीवन का विचार करते वर्षों की गिनती नहीं बल्कि शताब्दियों से गिनती चलती है।
यानी कि बहुत दिनों तक ये गिनती चलती रहती है। देहरादून के पास, अब देखिए लेखक क्या बताना चाहता है यहाँ, देहरादून के पास गुच्छा पानी और सहस्त्रधारा देखने गया था। वे प्रसंग किसी प्रकार भुलाए नहीं जा सकते, क्योंकि लेखक को वहां जाकर बहुत ही अच्छा महसूस हुआ। हजारों साल का उनका चरित्र समझने का प्रयत्न करते हुए मुझे मुश्किल नहीं होती, और वहां अनेक चिंदी वाले पत्थरों को हाथ में लेते ही भूगर्भ विद्या की मदद से उनकी जन्म कथा के साथ मैं भी समरस होता था। यानी कि जैसे मैंने पत्थर हाथ में लिए तो मुझे भी जो है एकदम से ऐसा महसूस होता था जैसे मैं पृथ्वी की चीजों को जो है अपने आप में समा रहा हूं। 5-7 हजार फुट की ऊंचाई पर मसूरी में जाने के बाद लगता है, अब लेखक मसूरी का वर्णन कर रहा है, कि यहाँ के जंगलों पर साम्राज्य का उपभोग करने वाले बादल मेरे ही समकक्षी हैं। यानी कि आपने देखा होगा जब आप पहाड़ों पर जाते हैं तो जैसे जैसे ऊपर जाते हैं जो बादल होते हैं तो वो जो है पहाड़ों को ऐसा लगता है जैसे पहाड़ों को छू रहे हैं, और मैं भी उन्हीं के साथ साथ हूं, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है कि जैसे मैं भी जो है बादलों को छू रहा हूं। तो लेखक अपना अनुभव बता रहा है मसूरी का। कभी कभी एकाध पक्षी को एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक की घाटी लागकर जाते हुए देख मुझे ऐसा लगता है कि पक्षी होकर नहीं लेकिन बादल होकर इन शिखरों के बीच में व्योम विहार जरूर करूं। अब लेखक कह रहा है कि मेरा मन ऐसा करता है जैसे बादल जब पहाड़ों को छूते हुए चलते हैं और पक्षी भी एक शिखर से दूसरे शिखर तक पहुंचते हैं, तो लेखक भी महसूस करता है कि मैं भी जो है इन शिखरों को बादलों की तरह छू कर निकल जाऊं। इन चिरहिम शिखरों में और उन पर विहार करने वाले बादलों में मनुष्य को महान सूचना देने की शक्ति है। बिल्कुल सही बात है बेटा ये, इसलिए उनके दर्शन को तरसता हूं, क्योंकि वहां जाकर एकदम ऐसा लगता है कि जैसे मैं प्रकृति में मिल गया हूं और प्रकृति जो है मुझे समझ रही है। ये बादल देखते ही देखते अपना आकार, अपना स्वरूप और अपना गठन भी बदलते रहते हैं। आपने देखा होगा कि बादल जो है कभी बड़े हो जाते हैं, कभी छोटे हो जाते हैं, कभी जो है वो पक्षी की आकृति ले लेते हैं, कभी पहाड़ों का रूप ले लेते हैं, कभी पेड़ जैसे बन जाते हैं। तो बादल भी जो है अपना स्वरूप बदलते रहते हैं। बादल आगे पीछे ऊपर नीचे दसों दिशाओं में दौड़ते हैं, है ना, फूलते हैं और पिघल जाते हैं। क्षण में श्वेत, क्षण यानी कि बिल्कुल बहुत ही कम समय में, यानी कि सफेद रंग के हो जाते हैं, और क्षण में श्याम, यानी कि कुछ समय तो वो सफेद रंग के हो जाते हैं और कुछ समय वो काले रंग के हो जाते हैं, और क्षण में वर्णहीन, यानी कि कुछ ही क्षण में ऐसा लगता है जैसे उनका कोई रंग ही ना हो। ये बादल कहते हैं परिवर्तन से न आकुलाना हमारा व्रत है, यानी कि हम परिवर्तन से बिल्कुल भी जो है क्या नहीं, घबराते नहीं है बिल्कुल भी। परिवर्तन का आनंद लेना और बाद में उससे परे होना ही हमारी जीवन साधना है। देखो बादलों के बारे में भी लेखन ने जो है बहुत अच्छा वर्णन किया है यहाँ पर। यह कहते कहते ये बादल बारिश बन गए और उन्होंने हमें नख शिखांत भिगो दिया, यानी कि जब बादल जो है वो क्या हो गए, बारिश बन गए और उन्होंने हमें जो है पूरा का पूरा भिगो दिया, यानी कि सिर से लेकर के और पैर तक पूरा भिगो दिया। अब लेखक ने देखो यहाँ प्रकृति का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है बेटा। ये हमारा जो है पार्ट 1 है, और पार्ट 2 में जो है मैं वीडियो के माध्यम से ही आपको इसके क्वेश्चन आंसर दूंगी, आप उसी से करेंगे। ओके बेटा, गॉड ब्लेस यू बेटा।